जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मिस अरीश फातिमा एंड शी इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अरीज आपसे क्योंकि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और अपने सोशल साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो आजकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट होता है लोगों के बिहेवियर्स का और रोल्स का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जितने भी बात करें और जितना इसके ऊपर जो है वो एनालिसिस करें, वो मतलब हर एक की परसेप्शन और हर एक का जो है वो आइडियाज मुख्तलिफ है। सो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को लोगों की जो है वो हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अपनी ज़ात को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी लोगों की हेल्प करते हैं, अपनी ज़ात को सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं और उस चीज़ का हमारी जो साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ है, उस पर कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। उसका रिजल्ट ये होता है कि हम खुद ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने आप से प्रश्न शुरू कर देते हैं कि क्या हमने काम सही किया या हमें ये नहीं करना चाहिए। तो जो हम लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, वो एट द एंड हमारे लिए सिर्फ एक वबाले जान बन जाती है और हमें ट्रॉमा के तरफ ले जाते हैं। ठीक है, आपका नाम दो। इवन कि मतलब हम मेल साइकोलॉजी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को घर से शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी आपके पास आता है तो सबसे पहले हम उसके बारे में नॉट लाइक वी कैन नॉट आस्क हिम कि आपको स्ट्रेस क्या है, लेकिन उसके बातों बातों में कोशिश करनी चाहिए कि उसके जो एक स्ट्रेस है, डिप्रेशन, उसको वेंट आउट करें। इफ वी टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स के लिए भी यही चीज़ है कि आप देखेंगे अमूमन जो है फीमेल्स उनके अंदर भी आफ्टर लाइक जो है वो शादी के बाद है कुछ इस तरह से या सिंगल होती है तो इश्यूज इस तरह के आ रहे होते हैं। कभी किस चीज़ पे उनके साथ डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन आता है, शादी क्यों नहीं हो रही, रिश्ता क्यों नहीं, और शादी के बाद वाले इन लॉस के प्रॉब्लम्स होते हैं। सो ये चीज़ें हमारे जो अमूमी जो लोगों के रवैये हैं, वो लोगों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करते जा रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। फीमेल जो है मेरे ख्याल से वो इमोशनली थोड़ा वीक होती है, और आदमी जो होते हैं उनका थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये कि वो ज़रा बाहर दूर हुए होते हैं और गर्ल्स घर में ज़्यादा रहती हैं और उनका वैसे एक्सपोजर कम होता है। और मेरे ख्याल से जो फीमेल्स हैं उनका जो इमोशनल सेंटर होता है ब्रेन में, वो भी बहुत बड़ा होता है, जिसे तो हम डायना कहते हैं। और मेन का हिप्पोकैम्पस बहुत बड़ा होता है। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो स्पेसिफिकली मेल सकता है उन्हें गर्ल्स के साथ, मतलब उनके इमोशंस और उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। और मुझे ऐसे फील होता है आई डू एग्री विद यू, लेकिन मुझे ऐसे फील होता है कि इट्स ऑल अबाउट नेचर। कभी कभी कोई फीमेल्स बहुत ज्यादा जो है वो ओवर थिंकिंग कर रही होती हैं, कभी मेल्स बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। सो इट्स लाइक नॉट लाइक दैट कि हम इसको ठीक है बायोलॉजिकली चीजें हम और तरीके से देखते हैं, लेकिन when we're talking about इमोशंस, तो इमोशंस तो हर एक किसी मेल के भी ज्यादा हो सकते हैं, फीमेल के भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अमूमी जो रवैया है, मुझे वो लगता है कि घर से जो पेरेंटिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि मेल और फीमेल शुड बी ओपन अप टू पेरेंट्स और हर बात को उनसे डिस्कस कर सके। उनके अंदर ये नौबत ना आए कि उनको डिप्रेशन या नर्वस ब्रेकडाउन की तरफ ले जाए, या वो इस चीज़ में पाएंगे उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। जैसे जैसे भी आपने क्वेश्चन का जिक्र किया, ही वाज अंडर स्ट्रेस। और यहाँ पे हमें जो है, और ये भी मुझे लगता है कि जैसे इमरजेंसी में ज़रूर एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल पेन और समथिंग सम लाइक इश्यूज आर रिलेटेड टू ब्रेन हेल्थ। मेरे पास इमरजेंसी में रोज ऐसे पेशेंट्स आती हैं, फीमेल भी, और जो आफ्टर मैरिज जो है वो पहले तो उन्हें लगता है कि बड़ा ही चार्म है, और ये जब आफ्टर मैरिज जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स में उन्हें कुछ लड़कों के बारे में ऐसी बातें पता चलती हैं जो कि बहुत ही मतलब नाकाबिल कबूल होती हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक वो टॉलरेट नहीं कर पाते। तो जैसे मेरे पास एक फीमेल आई थी एंड शी हैड अ वेरी वर्स्ट स्टोरी एंड आई काउंसल्ड हर, एंड उसने कहा कि आई कैन नॉट डू पेशेंस बिकॉज ये जो इश्यूज होते हैं समेत से लड़कियां पेशेंस नहीं कर पाती। तो आप उसके बारे में जो ऐसे पेशेंट क्या काउंसलिंग करेंगे? देखिए हम ऐसे पेशेंट तो हर मामले में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मामला सॉल्व करने के लिए आपको शुरू में पेशेंस शो करना पड़ता है। एक वक्त आता है कि आप
मतलब उस वक्त को आने से पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसके लिए आप पेशेंट शो नहीं करवा सकते, तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि बजाय खुद को आप अंडर स्ट्रेस करें, उस चीज़ को डिस्कस करें घर में किसी के साथ, अगर आप कर सकते हैं। नहीं तो यू शुड कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट और उसको डिस्कस करें। उसके बाद आप उसे टिप्स सुने कि हमें इस मामले को किस तरह हैंडल करना चाहिए। कई बार छोटा सा मामला होता है और हमारी ओवर थिंकिंग उसको बहुत बड़ा भी कर देती है। वेरी नाइस जरूर जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। मेरे ख्याल से जब मैं अपने पेशेंट की काउंसलिंग कर रही होती हूँ, भी छोटी छोटी बातें पकड़ रही होती हूँ। हालांकि मैं एक फिजिशियन हूँ, साइकोलॉजिस्ट नहीं, लेकिन स्टिल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन अवर जनरल प्रैक्टिस, तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि अपने पेशेंट की जहाँ तक हो सके, जितनी काउंसलिंग हो सके, जितना टाइम मैं उन्हें दे सकूँ। तो आपके ख्याल में ये जो फीमेल्स होती है ऐसी कौन सी आप टिप्स इनिशियली उन्हें एडवाइस करती हैं जिससे वो करती हैं और उन्हें बेनिफिट होता है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि एक्सपेक्टेशंस जो हम इतना यहाँ पर रखते जाते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस, आई गेस वो एक्सपेक्टेशंस का लेवल हमें नीचे आना पड़ेगा कि जिंदगी फिल्म और ड्रामा जैसी नहीं होती। और ना ही ये हो सकता है कि आपको आप मतलब एक मेल है जिसमें 10 आदत अच्छी हैं तो एक बुरी भी हो सकती है। हम उस बुरी आदत को तो पकड़ लेंगे, और सेम लाइक एक मेल कि वो उनकी भी बड़ी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन रहती हैं कि जी भूत परी आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो चीज़ जो है वो ये देखेंगे कि 10 आदत उसमें अच्छे हैं तो एक बुरी आदत को हमें छोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम इन चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, मामला मजीद वर्स होते जाते हैं, क्योंकि एक के बाद हम उलझते हैं और इन हालात में मुझे ऐसा लगता है एक किसी को स्पेस दे देनी चाहिए। एक 1 to 2 days 3 days एक स्पेस काफ़ी होती है, ताकि उस स्पेस के दौरान हम ये देख सकें कि आया गलती किसकी है और इस चीज़ को हमें किस तरीके से जो है वो, मैं बिल्कुल ये सजेशन करती थी कि राइट डाउन करें कि उसमें ये जो है उसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। आपको पता होता है कि आपके पार्टनर में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, आपको जो नेगेटिव को एक्सक्लूड करना है, पॉजिटिव को लेकर चलना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल से जो लड़कियां होती है उनकी सिक्स सेंस सर्विस इतनी तेज होती है कि जब वो लड़कों से इनकी बात मिलती है तो उन्हें आइडिया आ जाता है कि इस लड़के की क्या क्वालिटीज हैं और क्या बुरी आदत है। अगर इवन जो लड़की अच्छी होती है और कंप्रोमाइजिंग होती है, तो इवन कुछ टाइम के बाद से कुछ और बुरी आदतें पता चले तो स्टिल शी ट्राइज टू कंप्रोमाइज। तो मेरे ख्याल से जब किसी में कोई अच्छी चीज़ होती है तो 10 बुरी आदत भी होती है, और कोई बुरी आदत होती है तो अच्छी भी होती है। तो आपके ख्याल में इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, मतलब लोगों को कैसे बैलेंस होकर चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल्स देखने चाहिए rather than शॉर्ट टर्म गोल, तो इसके बारे में आपसे मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आपको 1 या 2 मुलाकातें में ये पता चल जाए कि आपकी कंपेटेबिलिटी नहीं है, तो आपको रिलेशनशिप स्टॉप है। लड़कियां तो बहुत बड़ी गलती करती है। ये लड़कियां बहुत बड़ी गलती करती है कि they keep on giving chances to boys that do not deserve तो it. आप ये देखिए कि आज तो शादी से पहले पता चल गया कि आपकी कंपेटेबिलिटी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ या तो अपने अंदर इतनी धैर्य हौसला रखें Patience हो, कि पूरी जिंदगी आपको देखें। किसी मेल में एक यही चीज हो सकती है कि उसको गुस्सा बहुत आता है, बाकी दूसरी बात है तो कोई मेल फीमेल को नहीं बताएगा कि मेरा ये इश्यू, मेरा ये तो मेरा ये रहा, मेरा वो रहा। जो अपेरेंटली आपको नजर आ रहा होता है वो ये चीज ही हो सकती है, कंजूस है, पैसे खर्च करने वाला नहीं है, मुझे मतलब फॉर ग्रांटेड देता है, या मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं, या मुझे टाइम नहीं देगा। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल जैसा मेल को पता चल जाता है कि फीमेल किस तरह, तो फीमेल को भी बड़े अच्छे तरीके से पता चलता है। तो इस रिलेशन को टॉक्सिसिटी में ले जाने से बेहतर होता है कि आप उसको वहाँ पे खत्म कर दें। और अगर आप दावा के हाँ, अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो भी हम बहुत यहाँ पे बहुत मोहब्बत है इन दोनों में, तो बस मोहब्बत के अंदर आपको नेगेटिव सारे छोड़, वरना वो डीप डाउन देखिए जब आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ते, इमोशंस आपके हैं ना, वो जो आपके अंदर है, वो आपको आई से ब्रेन को जो है आपके मोराल को स्लो डाउन करते जाते हैं। और एक वक्त आता है कि फिर आपकी एक्सपेक्टेशन सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर टॉक्सिक रिलेशन हो जाता है दैट्स इट। जरूर जाते जाते मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ये बात अंडरस्टैंड करती हैं कि लड़के उन्हें डिजर्व नहीं करते, या लड़के बहुत टॉक्सिक पर्सनैलिटी के हैं, या वो जज कर लेते हैं कि फ्यूचर में जाके ये लड़का या ऐसे उन्हें मतलब धोखा दे सकता है या उनके साथ ऐसा कुछ कर सकता है।
Still that girls are in the attachment phase. तो ये attachment और detachment के बारे में आप यार आपसे रिलेशन की बात करके मुझे लगता है कि मेरे साथ पर भी ऐसा ही होता है। अच्छा मतलब अटैचमेंट तो किसी को भी किसी के साथ हो सकता है। इट्स अबाउट ह्यूमन, इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स और बॉयज। अटैचमेंट मेरी आपकी भी हो सकती है। हो सकता है कि कभी मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट करती हूँ तो आप ये चीज सोचेंगे लाइक ये टॉक्सिक था, मैं क्यों रही इसके साथ। सो ये चीजें आपको जब आप किसी के साथ रिलेशन में आ रहे होते हैं, आपको उस रिलेशन का 1 2 3 4 महीने बाद तो आपको पता चल जाता है कि आप उनकी कंपेटेबिलिटी कहाँ पे जाए। और अटैचमेंट जो है वो तो कितनी बुरी चीज है, यानी कि अटैचमेंट को डिटैचमेंट का पेज होता है, वो ट्रॉमा में लेके जाता है। वो चीज जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान दे रही होती है मेल को या फीमेल। अच्छा तो आप और क्या एडवाइस करती हैं रिलेशनशिप के बारे में जहाँ जहाँ पे रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं होता। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर रिस्पेक्ट एलिमेंट नहीं है उस रिलेशन में आपको जाना नहीं चाहिए। वो रिलेशन देखें, आप मेरी बात सुने, आप मैं और आप हैं, मुझे मैं बात करती हूँ नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड। मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, आप 3 दिन बर्दाश्त करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन आप सोचेंगे कि वाई वाई आई एम विद हर। शादी के बाद बात और है कि जी आपको पता नहीं था, आपके पसंद की शादी नहीं हुई, घर वालों ने कर दिया जी, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो आपकी और मुझे इवन उस रिलेशन में भी लगता है कि 2 से 3 महीने 4 महीने पूरा साल देखने के बाद आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। शुड आई गो विद दैट पर्सन और शुड आई लीव। तो मतलब पेशेंस रिस्पेक्ट पे तो कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं। हाँ ये देखिए, अब एक बंदा आपको 10 जन के सामने बातें चला के मतलब आप दोनों के बीच में जो कुछ मर्जी है, लड़ाई हो रही है, वो आपको जो मर्जी करे। लेकिन सबसे बुरा बुरा रिलेशनशिप वो है कि वो बंदा आपको सबके सामने बातें सुनाए, आपको जो है वो लेट डाउन करे। उस रिलेशन में तो मुझे लगता है कि जिंदगी ज़्यादा करने का फायदा ही नहीं। फिर मुझे आपने बहुत अच्छी बातें की, बड़ा ही मजा आया आपकी बातें सुन के। इंशाल्लाह हम ऐसे और सेशंस भी करेंगे जिसमें अरूज हमें बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बातें बताएंगी। अरूज लास्ट एडवाइस आप क्या देंगे जो सोशल इम्पैक्ट है, सोशल फैक्टर्स का डिप्रेशन से रिलेटेड और मूड से रिलेटेड। सबसे बड़ी चीज़ ओवर थिंकिंग ना करें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि जितना आप जो है वो नेगेटिव सोचते हैं उतनी आप जो है वो आउटकम आपको नेगेटिव आता है। सो कीप पॉजिटिव, ओवर थिंकिंग से दूर रहें और हेल्दी रिलेशंस के अंदर रहें। ओके एंड मेरे ख्याल से एक दूसरे को रिस्पेक्ट जरूर दे, जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। और जो लोग हेल्दी रिलेशन में रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, और जो लोग किसी को उसकी डिजर्व, जो वो इंसान रिस्पेक्ट करता है वो नहीं रहते, मेरे ख्याल से वो इंसान को खुद ही सफर करता है। बिल्कुल, आप मुझे लगता है कि रिलेशन को आपको चलाने का फायदा भी है। थैंक यू, मुझे आपने इतनी अच्छी बातें की और बहुत मजा आया। थैंक Same यू। here.